तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आज की सबसे पहले न्यूज है कि जो सेविन स्टार्टअप कंपनी है उन्होंने अपने 37 करोड़ का फंडिंग जुटाया है। इस राउंड में उनके मौजूदा जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है 10x फाउंडर्स, ओलिवी जंग और लेबनॉन कैपिटल, एक साथ नए इन्वेस्टर्स भी स्टीम एआई ने भी हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि ये जो कंपनी है ने इससे पहले 64 करोड़ रुपये भी जुटाए थे और अब तक जो कुल अगर से इनके फंडिंग की बात करें तो सेबी ने कुल 100 करोड़ रुपए तक का ज़्यादा फंडिंग जुटा चुके हैं, जो कि ऑलमोस्ट $12 मिलियन है। अब आप सोच रहे हैं कंपनी इसका फंड का इस्तेमाल कहाँ करेगी, तो आपको बता दें कि जो ये फंड आया हुआ है ना, इसका इस्तेमाल वो नो कॉस्ट ईएमआई सुविधा को स्केल करने में अपने हेल्थ केयर फॉर्म को मजबूत बनाएंगे और उन्होंने वेल अप नाम से प्लेटफॉर्म को भी तेज़ी से बढ़ाने का काम करेंगे। आपको बता दें, अगर नहीं पता तो ये स्टार्टअप 2022 में जतिन वासी ने शुरू किया था, जो कि अभी तक देश भर में 7,000 से ज़्यादा हेल्थ और वेल्टेनेंस सेंटर में नेटवर्क चला रहा है। चाहे डेंटल हो या फिर डर्मेटोलॉजी, फर्टिलिटी हो, हेयर केयर हो, आयुर्वेदा हो, फिटनेस हो, या हर तरह से आप यहाँ से सेवा ले सकते हो, वो भी बिना किसी ईएमआई के, और ना ही मतलब एकदम ईएमआई रहता है और कोई ब्याज नहीं लगता है। सेविंग जो है ना एचडीएफसी, आईसीआईसी और आईडीएफ जैसे बड़े बैंकों के साथ मिलकर के एक ऐसा कोड पेमेंट जनरेट करवाया है जिससे हेल्थ केयर पेमेंट करने में आसानी हो। इतना ही नहीं, आपको बता दी कि कंपनी हाल में ही अपना B2B वेलनेस प्लेटफॉर्म वेल लॉन्च किया था, जिसमें कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए डॉक्टर कंसल्टेंट, मेंटल वेलनेस, डाइट प्लानिंग और डायग्नोस्टिक सब जैसे सर्विसेज देने में मदद करता है। अगर बात करें पिछले 3 सालों के, तो सेविन ने 5 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स का एप्लीकेशन प्रोसेस किया है। यानी उस कंपनी ने 2025 में कंपनी की रेवेन्यू जो बात करें वो 250% तक बढ़ी थी। तो दोस्तों, हेल्थ और फिटनेस में ये भविष्य काफ़ी एक बड़ी क्रांति ला सकती है। तो एक अच्छी न्यूज है इंडिया के लिए। और ये आपको ये भी बता दें कि जो कंपनी है गुरुग्राम की स्टार्टअप कंपनी है। वहीं बात करें बीमा सेक्टर में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की, तो इस कंपनी ने भी इस बार कमाल कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात करें तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 2 गुना से ज़्यादा बढ़ा है और उसको बढ़ करके 509 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अगर पिछले साल के प्रॉफिट की कंपेयर की जाए तो उस समय 240 करोड़ था। यानी इस साल ने कंपनी ने जबरदस्त छलांग लगाई। वहीं इतना ही नहीं, कंपनी ने सिर्फ मुनाफा ही नहीं कमाया बल्कि इसमें तगड़ी ग्रोथ देखने को भी मिली है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस जो है इस साल 14,140 करोड़ रुपए का ग्रॉस प्रीमियम कमाया, जो कि पिछले साल सिर्फ 12,731 करोड़ था। इसके मुकाबले 11% ज़्यादा है। अब सबसे खास बात यह है ना कि सॉल्वेंसी रेशियो यानी जो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग स्कोर होता है वो 2.03 रहा है, जबकि रेगुलेटरी के अनुसार सिर्फ 1.5 होना चाहिए। तो मतलब कंपनी ना सिर्फ मुनाफा कमाया यानी प्रॉफिट ही नहीं कमाया बल्कि एक मजबूत स्थिति में भी है। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की ये परफॉर्मेंस बताती है कि बीमा सेक्टर में अभी भी ग्रोथ के ज़बरदस्त मौके हैं। वहीं हम बात करें वेदांता के बारे में, तो वेदांता ने फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर अब तक 28 मिलियन टन कार्बन को जो उत्सर्जन उसमें कमी लाई है, जो कि अब आपको ये कम लग रहा हो या फिर बता दें इसके अंदाजा से कि ये जितना कम किया है ना, ये 1 अरब पेड़ द्वारा हर साल सोखने वाला कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। अब ये बदलाव कैसे हुआ, इसके पीछे कहानी ये है ना कि वेदांता जो है फाइनेंशियल ईयर 25 में 261 यानी 2.61 बिलियन यूनिट्स का मॉडर्न फ्यूल का इस्तेमाल किया, जिसमें हीट वेस्ट जैसे शामिल है। कंपनी ने 15 साल में अपने मॉडर्न फ्यूल का उपयोग करना 14 गुना बढ़ा दिया है। और देखो, वेदांता का साफ उद्देश्य है कि 2030 तक ये 2.5 गीगावाट के मॉडर्न फ्यूल का क्षमता हासिल करने वाले हैं। वेदांता का कहना है कि सस्टेनेबिलिटी उनके लिए बस एक चेक बॉक्स नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी भी है, जो उनको हर फैसले को प्रक्रिया में आकार देती है। उन्होंने अपने कर्मचारियों को जलवायु के प्रति जागरूक करने के लिए वेदांता एकेडमिक फॉर सस्टेनेबिलिटी भी शुरू किया है। वेदांता 2.0 का बड़ा बदलाव यह है कि जो उसके प्रिया अग्रवाल हैबर है वेदांता लिमिटेड के, उन्होंने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की चेयरपर्सन ने कहा कि वो गर्व महसूस करते हैं कि ये कदम वेदांता 2.0 के तहत उठाया गया है, जो कि एक कंपनी को हरी झंडी और अधिक लचीली दुनिया से बढ़ा रही है। वेदांता के पास सबसे कम कार्बन फुटप्रिंट वाले प्रोडक्ट्स है, जैसे कि अल्मोनियम है, जिंक है, डिस्प्ले ग्लास है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे वेदांता सही कर रहा है, जिसके कारण इनके जो कार्बन की उत्सर्जन है उसमें काफ़ी कमी आ रही है। तो एक अच्छा मूव है जलवायु परिवर्तन को लेकर के, जहाँ इतना सारा हीट बढ़ता जा रहा है।
वहीं बात करें सहारा ग्रुप के बारे में, देखो और बहुत बड़ा घोटाला खुल के सामने आ रहा है। ईडी ने सहारा ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एक बहुत बड़ी कार्रवाई की। आपको बताएं कि इसकी कहानी है कि 1538 करोड़ की जो संपत्ति है फिर से अटैच की गई है, जिसमें 7 राज्यों में फैली हुई थी। अब इसमें अटैच किया गया सहारा प्राइमरी सिटी लिमिटेड से 1023 एकड़ जमीन। ये जमीन 16 शहरों में थी, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, यूपी, जिसकी कुल वैल्यू 2016 की सर्कल रेट के हिसाब से बात करें तो 1538 करोड़ है। और ये ज़मीनें बेनामी सौदे के जरिए खरीदी गई थी। सहारा ने अलग अलग कंपनियों में पैसा डाइवर्ट किया था और ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले कुछ ही दिन पहले ईडी ने महाराष्ट्र के लोनेवाला में अम्बे वैली में 760 एकड़ की ज़मीन अटैच की थी, जिसकी कुल मार्केट वैल्यू 1460 करोड़ थी। अब ईडी का मानना है कि सहारा ग्रुप ने किया ये है कि इन्होंने सहारा कंपनी में पोंजी स्कीम चलाई थी, जो लोगों को उच्च रिटर्न मतलब हाई रिटर्न और एजेंट को मोटा पैसा कमीशन देकर लोगों से पैसा इकट्ठा किया, और वो पैसा बिना किसी रेगुलेशन के मनमर्जी इस्तेमाल किया गया है। इस मामले में देश भर में 500 से ज़्यादा एफआईआर है, जैसे कि उड़ीसा में है, बिहार में है, राजस्थान में भी जैसे राज्यों में केस चल रहे हैं। ईडी का कहना है कि ये सब एक फ्रॉड था और धीरे धीरे पूरे जाल को खोला जा रहा है। तो आपका इस पर क्या कहना, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं बात करें इंडिया के सबसे बड़ी डेयरी ब्रांड अमूल के बारे में, तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में उनका रेवेन्यू 90,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनका 80,000 रुपये करोड़ था। यानी पूरे एक साल में 1,000 रुपये करोड़ तक ही इनकी बढ़त हुई है, वो भी अलग अलग कैटेगरी में डबल डिजिट के ग्रोथ के साथ। अमूल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है जयन मेहता ने उन कंपनी के टारगेट कर दिए कि 2026 तक उनका 1 ट्रिलियन तक का ब्रांड बनने का है। इसका शुरुआत अभी हो चुकी है। इस साल गर्मियों में आइसक्रीम और मिल्क शेक जैसी चीज़ों की डिमांड पर ज़बरदस्त बूस्ट दिया गया है, लेकिन अब तक जो अमूल डेयरी फूड कंपनी था वो सिर्फ दूध, आइसक्रीम ये सब चीज़ें बेच रहा था। अब ये धीरे धीरे ऑर्गेनिक सामान भी बेच रहे हैं, जैसे कि दाल, आटा, चावल, मसाले, यहाँ तक भी आ गया। और ये जो अमूल है अब ये अमेरिका में भी घुस चुका है। वहाँ पे 2024 में अमूल ने यूएस मार्केट में फ्रेश मिल्क लॉन्च किया, जो कि मिचिंग मिल्क प्रोड्यूसर एसोसिएशन के साथ पार्टनरशिप करके वहाँ के एमएमपी दूध को इकट्ठा करके प्रोसेस करेगा और अमूल उसका ब्रांडिंग मार्केट दिखाएगा। अब अमूल अपने प्रोडक्ट्स को 50 से ज़्यादा देशों में भी एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ये एक इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है और ख़ास करके अमूल के लिए तो है ही। तो आपका इस पर क्या कहना है, इस देसी ब्रांड के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं बात करें तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक यानी टीएमबी के बारे में, जिसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु के तूतीकोरिन में है। उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2025 में Q4 का रिजल्ट जारी कर दिया, जहां पर उन्होंने 15% से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है, यानी 291 करोड़ का, जो कि पिछले साल 253 करोड़ था। तो साल भर की बात करें तो बैंक ने नेट प्रॉफिट मतलब 10% से बढ़ा करके 1183 करोड़ तक पहुंचा दिया है, और इसकी वजह है लोन डिपॉजिट बिजनेस में लगातार ग्रोथ। बैंक के सीईओ ने नायर ने बताया कि इस साल 26 नए ब्रांच खोले गए और डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए कई स्ट्रेटजी पार्टनरशिप भी की गई है, और बैंकों को एफिशिएंट और कस्टमर फ्रेंडली बना रहा है। अब अगर कुछ बात करें आंकड़ों का, तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 17% से ग्रोथ किया है और 1,746 करोड़ पर पहुंच गया है। इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 9% के साथ ग्रोथ मिला है, जो कि 5,291 करोड़ तक पहुंचा है। और टोटल इनकम की बात करें तो 6,142 करोड़ तक पहुंचा है, जिसमें 11% की ग्रोथ देखने को मिली। अब अगर टोटल इनके कुल बैंक बिजनेस की बात करें तो 98,055 करोड़ की है, जो कि ऑलमोस्ट 9.5% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। एनपीए भी इनका काफ़ी ज़्यादा सुधार होता हुआ दिख रहा है। अगर ग्रोस एनपीए की बात करें तो 1.25%, यानी पहले से 1.44% का इन्होंने ग्रोथ किया है। और ये नॉन इंटरेस्ट इनकम की अगर देखा जाए तो 31% से बढ़कर 8 से 51 करोड़ हो गई है, और नेटवर्थ 9,000 करोड़ तक हो चुका है। तो भाई ये एक बहुत अच्छी है, और ये 1 से 10% का फाइनल डिविडेंड भी दे रही है। तो ये जो एक छोटी बैंक है जो अब धीरे धीरे निकल के आ रही है और बड़े बैंकों को टक्कर दे रही है। तो आज के लिए बस इतना ही बिजनेस न्यूज़। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।